नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कांग्रेस ये समझती थी कि वो देश में राज करने के लिए पैदा हुई है। कांग्रेस के ये नेता राहुल गांधी वगैरह ये समझते थे, प्रियंका गांधी, कि ये लोग तो देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं और आज इनका हश्र आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला खानदान भी यही समझता था, उसे भी यही गलतफहमी थी। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती, इनको भी ये गलतफहमी थी कि ये लोग ही कश्मीर पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझा करते थे। वक्त बदला, हालात बदले, आज क्या हो रहा है? तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इसके लिंक को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब फारूक अब्दुल्ला की भी अकल ठिकाने आ गई है। फारूक अब्दुल्ला ने उस कथित तथा कथित INDIA गठबंधन से दूरी बना ली है। अच्छा, ये दूरी बनाने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मैं अगर जल्दी जल्दी नाम ले लूं, नीतीश कुमार, जो कि इस इंडी अलायंस के पूरे आर्किटेक्ट थे, इसको बनाने वाले ही वही थे। इन्होंने काफी लोगों को जोड़ा भी, लेकिन ये लोग न तो नेशनल इंटरेस्ट में कोई फैसला ले पाए, और यहां तक कि ये जो दल थे 28 पार्टियां, जिसमें सब केवल 12 रह गई हैं, बाकी सब बाहर आ गए हैं, ये एक दूसरे के प्रदेश में पार्टियों के साथ, मतलब अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कोई तालमेल नहीं बना पाए, सीटों की शेयरिंग नहीं कर पाए। उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। अब जैसे मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार, अब अभी आपने कल देखा अशोक चौहान, महाराष्ट्र के सीएम, एक्स सीएम 2 बार के, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी, इसके अलावा प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस से निकले, कांग्रेस से ही मिलिंद देवड़ा निकले, कांग्रेस से ही बहुत सारे नेता निकल गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भी कई नेता इस वक्त बीजेपी यानी एनडीए में शामिल है। अब फारूक अब्दुल्ला को कोई मुंह नहीं लगा रहा था। फारूक अब्दुल्ला को ही लगा यार यहाँ कुछ है ही नहीं, ये तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये तो तोते की तरह उड़ रहे हैं सबके सब। अब जहाज डूब रहा है तो, और मोदी जी कह चुके हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं 400 सीटें लेकर, और 370 बीजेपी को, 400 एनडीए को। तो फारूक अब्दुल्ला का चश्मे का नंबर बदल गया। फारूक अब्दुल्ला ने सोचा यार यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने एनडीए मतलब INDIA गठबंधन से दूरी बना ली। हालांकि अभी मैं उनके एक साहबजादे उमर अब्दुल्ला का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे नहीं अभी हमने एनडीए से दूरी नहीं बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब इतना तो फारूक ने कह ही दिया है कि वो एनडीए में भले ही अभी शामिल होने को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने गठबंधन से तो दूरी बना ही ली, इस महागठबंधन से। इसका मतलब ये है कि वो देर सवेर एनडीए में शामिल होना चाहेंगे। और अभी मैं देख रहा था, ये रविंद्र रैना है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, उनका इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पर। वो कह रहे थे कि वो जिस प्रकार की बातचीत कर रहे थे, मतलब लव्वो लुआब, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को क्रिटिसाइज नहीं किया और उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहकर उनको संबोधित किया। और जिस प्रकार की वो बातें कर रहे थे, उससे तो लगता है कि कोई खिचड़ी पक रही है। अब फारूक अब्दुल्ला को एनडीए में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, अपने दर्शकों से। और दर्शकों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जैसे बदजुबान नेता को क्या एनडीए में शामिल होना चाहिए? और मैं एक चीज और बता रहा हूं, जो मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है,
तो क्या इसलिए राम धुन गा रहे थे फारूक अब्दुल्ला? तो क्या इसलिए राम धुन गा रहे थे फारूक अब्दुल्ला? फारूक अब्दुल्ला ने अभी पिछले दिनों जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो राम धुन गाई थी। और ये ड्रामेबाज और नौटंकीबाज दोनों है, पाकिस्तान परस्त भी है। इसके जो बयान हैं पिछले, अगर मैं इनका जिक्र करूं तो आप मुझसे ये कहेंगे कि इसको एनडीए में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक बात और बता दूंगा आपको, महबूबा मुफ्ती भी सोनिया गांधी से मिलकर गई हैं। ये सब चल रहा है। अब फारूक अब्दुल्ला क्या है? फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 जब कश्मीर में खत्म की गई तो सबसे ज्यादा शोर मचाया गया। इन्होंने क्या नहीं कहा, इन्होंने यहां तक कहा कि हम धारा 370 बहाल करने के लिए अगर इसमें चाइना मीडिएशन करे तो धारा 370 बहाल हो सकती है। देखिए ये चीन को ले आए, अगर धारा 370 बहाल नहीं हुई तो इसमें चाइना मीडिएशन कर सकता है, ये हम चाहेंगे, इस तरह की बात कही इन्होंने। इन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में अगर अगर कश्मीर में शांति चाहिए तो पाकिस्तान से बातचीत करो। ये पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, ठीक है, आज भी करते हैं, और वो महबूबा मुफ्ती भी करती है, महबूबा मुफ्ती। तो देखिए बीजेपी ने एक बार पीडीपी से गठबंधन करके देख लिया इस राज्य में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो खैर नहीं, पीडीपी से था। तो पीडीपी से जो गठबंधन बीजेपी ने किया चुनाव लड़ने के लिए, उसका जवाब देते देते बीजेपी थक चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि आपने एक अलगाववादी समर्थक पार्टी से गठबंधन क्यों किया? अब उस समय बीजेपी की कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती थी, हो सकती है, या उस समय ये था कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं, अगर इससे घाटी में पीस आता है, शांति बहाल होती है तो अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि वो तो अलगाववादियों की समर्थक पार्टी रही है, वो तो फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा खतरनाक है महबूबा मुफ्ती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला के पिता देश के गृह मंत्री थे, और इसकी बहन को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया। फिर भी ये पाकिस्तान परस्त है। जिन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने इसकी बहन को अगवा किया, रूबिया सईद को, ये आज उन्हीं पाकिस्तानियों से बातचीत करने की वकालत करती है। और ये फारूक अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट देखिए जब इसने धारा 370 खत्म करने की प्रक्रिया चल रही थी, जब इस पर सोच विचार चल रहा था, इन्होंने बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, वो धारा 370 को खत्म नहीं कर सकते कश्मीर से। और लेकिन उल्टा हुआ, पीएम ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब ये बीच बीच में कुछ ऐसे जहरीले बयान देते रहते हैं कि जैसे पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान के बगैर पीस नहीं आ सकता घाटी में, हमको चाइना का मीडिया, हम अगर ऐसा धारा 370 को दोबारा बहाल करना है तो चाइना मीडिएशन कर सकता है। चाइना को भी बीच में ले आया ये, आप सोचिए। और जब धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद इन्होंने एक खुराफात की, इन्होंने एक गुपकार गैंग बनाया। तो गुपकार जो गैंग है उसमें कुछ पार्टियां शामिल थी, इसका नाम था गुपकार डिक्लेरेशन समथिंग अलायंस, नहीं, गुपकार डिक्लेरेशन नहीं, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ये गुपकार नाम की पार्टी बनाई। गुपकार क्या है? जम्मू कश्मीर में एक रोड है जिसमें फारूक अब्दुल्ला का घर है, ठीक है, वो गुपकार। तो वो गुपकार गैंग, मतलब उसमें कितनी पार्टियां शामिल थी? 7 पार्टियां। और इसमें 7 पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी ये पीडीपी है ना, और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, सीपीआईएम, पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी भीम सिंह वाली, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब पार्टियां इसमें शामिल थी। तो मैंने कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस भी इसमें शामिल थे। तो कांग्रेस के जो महाराज हैं, युवराज राजकुमार राहुल गांधी जी, उन्होंने भी क्या कहा था, अगर कश्मीर में धारा 370 खत्म की गई तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी। एक कांग्रेस के एक और नेता ने बात कही थी, और ये गुपकार गैंग में शामिल था कांग्रेस, कांग्रेस शामिल थी इसमें। अब देखिए यहां से भी ये हट गए हैं। अब ये हट गए हैं तो क्यों हटे हैं? इनको ये लगता है कि कहीं अगर मेरी एनडीए में वापसी हो जाए
तो कश्मीर में मेरे जो पुत्र हैं, जो आजकल बेरोजगार बैठे हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, उनको शायद कोई रोजगार मिल जाए, उनको शायद कोई काम मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कहा है कि अगर वो मतलब नेक्स्ट टाइम यानी यानी इसी साल 2024 में जब चुनाव के बाद वो सत्ता में आएंगे, तो बहुत बड़े फैसले करने वाले हैं। और वो फैसले क्या होंगे, इन लोगों की सांसें अटक गई हैं अभी से। ये सुनकर कि वो बहुत बड़े फैसले करने वाले, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी जांच चल रही है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है। और इन पर भी जो हवाला, जो ये कह सकते हैं काले धन को सफेद करने का, तो ये डर गए हैं, ये डर गए हैं और इसीलिए रामधुन। और जब भी इनसे अभी हाल ही में पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे, एनडीए यानी एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी या 400 मिलेंगी, तो इन्होंने कोई नेगेटिव बयान नहीं दिया। इन्होंने कहा अच्छी बात है, देश मजबूत होगा इससे, अगर एक पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में फिर से आती है, देश मजबूत होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये महबूबा मुफ्ती के बारे में भी आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था 370 हटने से पहले, अगर अगर घाटी में 370 हटी तो यहां कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन आज देखिए, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, खूब रोशनी होती है, रात भर वहां भीड़ इकट्ठी रहती है, असुरक्षा ही नहीं है। मतलब पहले कितनी असुरक्षा थी, अब लोग अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि यहाँ कुछ धारा 370 खत्म होगी तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, भारत का फ्लैग उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और ये भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती है। तो अतीत में बीजेपी से जो गलतियां हुई, जैसे इन्होंने पीडीपी से अलायंस किया, कश्मीर में सरकार बनाई, हालांकि वो सरकार चली नहीं, और आज तक बीजेपी उन सवालों का जवाब देते देते थक जाती है। लोग पूछते हैं कि आपने इतना खराब फैसला क्यों किया? तो क्या फारूक अब्दुल्ला को इन सब के बावजूद, जो मैंने अभी आपको बताया कि एनडीए में शामिल होना चाहिए, क्या उनको जगह मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि जरूरत भी नहीं है। बीजेपी के पास इतने सहयोगी आ चुके हैं, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला अपने अकेले लड़े या जैसे भी लड़े, उनको लड़ने दें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। मुझे नहीं लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को अब इस देश की जरूरत है, या फारूक अब्दुल्ला को अब कश्मीर की जरूरत है। कश्मीर को फारूक अब्दुल्ला की जरूरत नहीं है। कश्मीर को एक बदलाव की जरूरत थी, वो हो रहा है। अब चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव भी होंगे वहां, और इनको इनकी औकात बताई जाएगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।